असल मायने में अभी मेरे कुछ साथी मित्रों के ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं हमारे साथी शिक्षकों की, जिन्हें देख करके मन में काफी शोक है, मतलब मन स्तब्ध है। और इस बात के लिए कि ये हमारे कुछ साथी शिक्षक आज छात्रों की मांग को लेकर दिल्ली में थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा इस तरह से मिसबिहेव करके बस में बिठाकर ले जाया गया जैसे कि ये कुछ अपराधी हों। टीचरों के साथ जो बर्ताव हो रहा था वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पर आप टीचरों को बस में ले जाते हुए देख सकते हैं, शिक्षकों के द्वारा अपने वीडियो बनाते हुए सुन सकते हैं। राकेश यादव सर, ये नैया पार वाले हमारे सर, जो तमाम टीचर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अभिनय सर, ये सभी छात्र जितने मतलब शिक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी शिक्षक आज दिल्ली में छात्रों की मांग को लेकर उपस्थित थे। मुझसे भी कहा गया था कि आप यहां पर प्रेजेंट हो, लेकिन जैसा आप सभी देख रहे थे कि इन दिनों हमारे लिए दिन रात कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने सारी न्यूज पर अपडेट आपको दिए रखना जिम्मेदारी बनाकर चल रहे हैं हम, कि उस पर एनालिसिस होते रहना जरूरी है और वो आपको पता भी रहे, क्योंकि बाजार का गिरना, बाजार का संभलना, ये सब हम लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे कुछ मित्र यहां पर हैं तो कुछ मित्र पीछे हैं जो आपके साथ होकर के यहां पर चर्चा में हैं। ऐसे में इन साथी शिक्षकों के साथ जो कि अपनी बात रखने डीओपीटी के सामने गए थे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सामने, किस बात को रखने गए थे? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में इन दिनों जो अनियमितताएं आई हैं, छात्रों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ किया है, छात्रों की मेहनत के साथ जो इस समय दिक्कतें एसएससी द्वारा की जा रही हैं, उस बात को रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए दिल्ली में शिक्षक एकत्रित हुए थे। देश भर से बड़ी संख्या में टीचर यहां पर एकत्रित थे। शांतिपूर्वक तरीके से आप शिक्षक से ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जब वो प्रेजेंट होंगे तो निश्चित ही अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे। उनके अंदर ये बेसिक सेंस, सिविक सेंस तो रहेगा ही कि वो किसी भी व्यवस्था को विघ्न के रूप में ले जाने नहीं पहुंचे होते हैं। उनका उद्देश्य है कि हम आए हैं, आप हमारी बात स्वीकार करें। इस बात को करने भर तक के लिए जब वहां पहुंचे तो वहां पर टीचर्स के साथ बदसलूकी हुई। पुलिस के द्वारा यहां पर लाठी चलाया जाना मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के द्वारा वीडियो फुटेजेस बाहर निकल करके आ रही हैं। ये सब हो क्यों रहा था, अब आप इस विषय को भी जान लीजिए। असल मायने में जो आप नहीं जानते हो, अगर आप में से कुछ साथी हमारे, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, क्योंकि अंकित इंस्पायर इंडिया की ऑडियंस लगभग 50% वो भी है जो कि एग्जाम नहीं देती है, तो ऐसे में उनको भी ये पता रहे कि चल क्या रहा है छात्रों के साथ। और ऐसे समय पर जानना और ज्यादा जरूरी होता है जब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ये कर दिया, अब हमें उठ खड़ा होना है, हमें उन्हें बता देना है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे ही छात्र, हमारे ही युवा, हमारे देश की जो कर्णधार हैं, अगर वो खुद पीड़ित हैं तो उधर से वो लोग मारे और इधर से हमारे छात्र प्रताड़ित हो रहे हो, तो उनका भी जिम्मेदार पहचानना जरूरी है। अगर एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो ये सरकार के अधीन संस्था है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, डीओपीटी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है कि ये अल्टीमेटली ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हम कूटनीतिक स्तर पर विदेशों से वार्ता करने की चर्चा करते हैं तो हम अपने देश के अंदर जो छात्र हैं उन छात्रों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, यह विषय क्यों उभरा, मैं अब आपको थोड़ा सा उस विषय पर लेकर चलता हूं कि क्यों अल्टीमेटली एसएससी एस्पिरेंट्स इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों वो ये कह रहे हैं कि हमारे सपने मजाक नहीं है, आप उन्हें झूठा मत मानिए, और अल्टीमेटली देश के युवाओं से ही तो देश का भविष्य बनता है। ऐसे में एसएससी स्टूडेंट्स के द्वारा एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी मिसमैनेजमेंट नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। हो क्या रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम से देश के अंदर एक संस्था है, एक सरकारी सिस्टम है जो कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। एक तरह से समझिए जैसे आईएएस बनाने के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी द्वारा एनडीए सीडीएस के एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, तो जियोकेमिस्ट के भी कराए जाते हैं, तो आईएएस के भी कराए जाते हैं, तो फॉरेस्ट सर्विसेज के भी कराए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता देंगे। लेकिन उस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है उससे जुड़ी अनियमितताएं इस समय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ऐसा क्या है, अब आपको मैं उस विषय वस्तु पर लेकर चलता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली छात्र एक नौकरी प्राप्त करने के लिए 25-50 हजार रुपए की जो नौकरी है उसके लिए दिन रात मेहनत करता है कि उसे लाखों की संख्या में से कुछ हजारों तक पहुंचने का मौका दिया जाए। क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है कि हर व्यक्ति जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है उसका पूरा नहीं होता है।
कुछ एक परसेंटेज में लोग सरकारी नौकरी में पहुंच पाते हैं। एग्जाम के लिए निश्चित ही उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है कि वो एग्जाम सही तरीके से हो जाए, एग्जाम हो जाए, एग्जाम का रिजल्ट बिना किसी चीटिंग के आ जाए, एग्जाम के दौरान कोई ऐसी दिक्कत ना हुई हो जिससे कि मिसमैनेजमेंट का वो शिकार बन जाए, या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हुई हो, या फिर एग्जाम पेपर लीक ना हो गया हो। अगर रिजल्ट आ गया तो सब कुछ सही होने के बाद भी उसे नियुक्ति समय पर मिल जाए, यह छात्र की सबसे बुनियादी जरूरतों में होता है। ऐसे में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने छात्रों के साथ एक धोखा कर दिया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम नया नहीं है, एसएससी पहले भी छात्रों के साथ इस तरह के बर्ताव के लिए जानी गई है। क्या पहले भी बहुत बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट हुए हैं कि सर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फेयर एग्जाम छात्रों की हमेशा मांग रही है। छात्रों ने कभी शायद ही इस विषय पर मांग उठाई हो कि हमारे लिए जितने लोग हम एग्जाम में बैठ रहे हैं उतनी ही सीटें कर दें। वो इस देश पर यह विश्वास रखते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति जब अच्छी होगी तो निश्चित ही हमारे पास बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन आज जब हम बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी योग्यता के आधार पर हमें पद दे दीजिए। उस समय आपको पद देने में केवल एक एग्जाम फेयर करवाने की आपसे अपेक्षा की जाती है। दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं। इसमें एक पक्ष और आएगा, क्योंकि यहां तक जो लोग सुन चुके हैं और जो लोग एग्जाम लिखते नहीं हैं उनके दिमाग में एक बेसिक पक्ष यह आएगा, छात्रों के लिए जो शिक्षक संघर्ष में हैं वो केवल हीरो बनने के लिए ये काम कर रहे होंगे। उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि उनकी कोचिंगें चल जाएं। देखिए ऐसा है, किसी ना किसी को तो इस बात को लेकर आगे निकलना था। विचार कीजिए, लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं। अगर वो लाखों छात्र शिक्षकों के आह्वान पर यहां आ जाते, और देखिए देश के अंदर शिक्षक बड़ी बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं, शिक्षकों ने राष्ट्र निर्माण के लिए छात्रों को दिशा दी है। अगर कोई ये ब्लेम दे करके कि फलानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उस टीचर के द्वारा शिक्षकों को सरकार के खिलाफ भड़काया गया, या फिर कोई ये ब्लेम गेम चल दे कि साहब छात्रों के साथ में ये कोचिंग संस्थान इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली छात्रों को पढ़ा करके ये अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो जो बिजनेस बड़ा करने की है उस पर पहले चर्चा हो जाए, क्योंकि बाद में फिर बायसेस की चर्चा होगी, छात्रों के मुद्दे बाद में होंगे। लेकिन अब तक जो वीडियो सुनते सुनते दिमाग में वीडियो के साथ जो प्रश्न खड़े हो गए उनकी बात समझ लेते हैं। शिक्षक जो भी आपको पढ़ाते हुए दिख रहे हैं वो फेयर टैक्सेशन में आते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपने कोचिंग से कमाए पैसे पर सरकार को भर भर कर पैसा कमाया है, पैसा दिया है। और ऐसे में अगर आप यह कहते हैं कि शिक्षक ही जिम्मेदार है इन सब का, तो सरकार आप स्वयं भी शिक्षक से पैसा वसूलती हैं। आप भी जिम्मेदारी समझें कि वो शिक्षक आपके लिए ही एक तरह से पैसे का सोर्स है। तो नंबर एक, वो कोई अपराध नहीं कर रहा है। अपराध क्यों नहीं कर रहा है इस विषय को भी थोड़ा सा और समझ लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी शिक्षा व्यवस्था में लूफोल थी, तब जाकर कोचिंग बनी। आज हमारे बैट्समैन क्रिकेटर्स हों या फिर जो हमारे कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हों, हर गेम के अंदर बैडमिंटन हो चेस हो, हर जगह कोच आपने लगे देखे हैं। हर तरह से फेयर टैलेंट को निखारने के लिए कोचिंग्स स्पोर्ट्स में देते हुए आपने लोगों को देखी है। यही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग एक पैरेलल इकोनॉमी बनकर खड़ी हो गई, जहां स्कूल कॉलेजेस के साथ कोचिंग साइड बाय साइड इनसे बड़ा भी स्थान प्राप्त कर ले गई। मैं कोचिंग सही है या गलत इस पर आपको तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं। तर्क सिर्फ इतना है कि कोचिंग का होना, अगर शिक्षा व्यवस्था सही रही होती, आपने फेयर एजुकेशन सिस्टम दिया होता, सब कुछ ही सही होता, तो कोचिंग क्यों ही एग्जिस्ट करती और क्यों ही टीचर जो यहां पर टीचर आजकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ बढ़िया एग्जाम खुद पास करके बैठे हैं। आप लोग कह सकते हैं कि साहब वो तो लाखों कमाते हैं, तो आइए आप भी शिक्षक बन जाइए और कमाइए लाखों। इतना आसान नहीं है। हमारे देश के अंदर जहां नौकरी सरकारी पाना मुश्किल है, वहां पर इतने सारे छात्रों की एस्पिरेशन पर खरा उतरते हुए चुनिंदा टीचर्स तक पहुंचना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर यह ना समझे कि यह बहुत आसान काम है। तो पहले तो मैंने शिक्षकों के बारे में आपको यह जानकारी इसलिए दे दी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग दो तीन महत्वाकांक्षाएं और जोड़ देंगे कि सर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इनके पास में छात्र हैं, छात्र आंदोलन करना चाहते हैं। देखिए, राजनेता राजनीति ढंग से कर ले, शिक्षक को शिक्षण करने दे, यही अल्टीमेटली शिक्षक चाहता है। उन्हें चाहिए कि अच्छे से बच्चा पढ़ने को मिल जाए, हम पढ़ा के खुश हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक मोर्चे पर जब वो उतरेंगे तो चोरी छुपे नहीं उतरना उनको, वो चौड़े दहाड़े उतरेंगे कि लो आ गए राजनीति में। ठीक है, तो इस विषय को मिक्स करके छात्रों के आंदोलन को कमतर ना आके, तो ये तो मैंने आप सबको वो थॉट दे दी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ तस्वीरें देखकर आप कहें कि सर इनकी तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तो डरपोक थोड़ी
थोड़ी हैं यार, वो आ जाएंगे खुल करके, इस चीज के लिए भी आना होगा। और गुनाह नहीं है ना, शिक्षक अगर उतरकर राजनीति में आता है तो कम से कम कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसने लाखों लोगों को पढ़ाया लिखाया है, वो अगर राजनीति में आता है तो कोई दोष नहीं है। हम तो क्रिमिनल्स को राजनीति में देखते हैं, मर्डरर्स को देखते हैं, भ्रष्टाचारियों को देखते हैं, जो अपने काउंटिंग में ही ये लिखा रहे होते हैं कि इतने हमने भ्रष्टाचार किए। क्या मतलब है उन सब का, है ना। तो इन सब चीजों की बहस से परे हटकर, राजनीति कोई गुनाह नहीं है, अगर वो कर रहे भी हैं तो करने दीजिए, राजनीति भी उन्हें मुबारक। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, क्योंकि इन सब के बीच में थोड़े दिनों में क्या होगा कि इन सबको देख करके दो चार जगह लोग आपको कहते मिल जाएंगे राजनीति से प्रेरित हैं, कोचिंग के लिए प्रेरित, तो कोई गुनाह नहीं है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर तो पहुंचिए, छात्रों का मुद्दा क्या है वो जान लीजिए। असल में हुआ क्या है कि हमारे जो एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो परीक्षाएं देने के लिए आवेदन करते रहते हैं एसएससी के द्वारा। एसएससी कंबाइंड सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, मल्टीटास्क, ये तमाम प्रकार के एग्जाम एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं। अलग अलग एग्जाम की क्वालिफिकेशन, 12th पास, ग्रेजुएशन, इस तरीके से लिए जाते हैं। एसएससी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उस समय पर कुछ लोगों को क्वालिफाई कराना, फिर फाइनल्स तक लेकर जाना, तमाम प्रकार के बहुत सारे बच्चे उसमें बैठते हैं, रजिस्टर होते हैं, फिर उसमें अपीयर्ड होते हैं, फिर अटेंडेंस मान लीजिए इतनी रह गई, टीयर 1 में फिर इतने क्वालिफिकेशन इतना परसेंट रहता है, फिर वैकेंसीज इस तरह से थी। मतलब कुल मिलाकर के परीक्षा में जब विद्यार्थी बैठते हैं तो वो मल्टी लेवल स्क्रीनिंग से निकलकर गुजरते हुए अपने पद तक पहुंचते हैं। ऐसी ही एक एसएससी की परीक्षा होनी थी फेज 13 के नाम पर। परीक्षा को आयोजित होना था 2423 पदों के लिए, और वो परीक्षा आयोजित होनी थी 23 जून से। प्रेस एसएससी के द्वारा अपनी तरफ से एप्लीकेशन प्रोसेस चालू किया गया था 23 जून से, और उस परीक्षा के अंदर 2423 पदों के लिए भर्ती किया जाना था। लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट जून 24 रखा गया था, और परीक्षा, माफी चाहूंगा 23 जून बोल दिया, 24 जुलाई से होनी थी एग्जाम की तिथि। और वो एग्जाम 24 जुलाई से चलकर अगस्त 4 तक होने थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन अगर एग्जाम लेना है तो सबका एक साथ ना हो पाए, इसलिए फेज वाइज एग्जाम्स को कराया जा रहा था अलग अलग तिथियों पर। तो यहां तक तो सारी बात ठीक थी, बच्चों के लिए पद थे, पद पे परीक्षा भरने जा रहे थे, फॉर्म भरा, प्रॉपर तरीके से सब चल रहा था। एग्जाम डेट्स आई कि इस बीच में एग्जाम कंडक्ट कराना है। एग्जाम कंडक्ट होना था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए। इसमें रिक्रूटमेंट अथॉरिटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही था। सिलेक्शन पोस्ट पर बच्चों को लिया जाना था, 2423 पद थे। एग्जाम को ऑनलाइन होना था, 18 से 30 साल के बच्चों को अप्लाई करना था, और इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशंस जो थी इसके अंदर रिक्वायर की गई थी। चलिए साहब, अब इस परीक्षा को आयोजित कराने की एजेंसी होती हैं। जब क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है तो ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पर बैठकर आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स क्लिक करने हैं। तो विद्यार्थी जाकर के पहले एग्जाम सेंटर पहुंचेगा, अपने पर्सनल लैपटॉप से नहीं, एग्जाम सेंटर में उसे लगे हुए कंप्यूटर्स दिए जाते हैं, जहां बैठकर उसे क्वेश्चन सामने रिफ्लेक्ट होंगे, वो आंसर वहीं से क्लिक करेगा और आंसर क्लिक होकर के सबमिट हो जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होना था। फेज 13 की परीक्षा का आयोजन होना था। परीक्षा आयोजन होना है तो बच्चों को एग्जाम सेंटर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही बच्चे 24 जुलाई की परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये कुछ न्यूज निकलकर आती हैं। क्या न्यूज निकलकर आती हैं कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब आप सोचेंगे ओवरऑल कैंसिल होना था तो बड़ी न्यूज बनती है, लेकिन साहब यहां पर एक एग्जाम सेंटर पर यह मैसेज था, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट The examination schedule in first phase in Pawan Ganga Education Center on 24 जुलाई is cancelled due to technical reason। अच्छा साहब, 24 जुलाई के दिन सेंटर मतलब एग्जामिनेशन सेंटर है कोई पवन गंगा के नाम से, वहां पर यह कहा गया कि यह किसी टेक्निकल कारण से परीक्षा रद्द हो रही है। एक आध सेंटर पर जब आप इतने बल्क में परीक्षाएं करा रहे हो, संभव है कि चलो हो गया होगा, एक बार के लिए हम सब में इतना एक्सेप्टेंस है कि कोई बात नहीं, चलो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब यह घटना मल्टीपल जगह देखी जाना शुरू हुई, कुछ इस तरह से फिर एक और नोटिस दिखाई दिया है, जिसके अंदर दिखाया देता है कि यह कोई एडुकासा इंटरनेशनल हुबली के अंदर जगह है, जहां 24 तारीख के दिन फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम टेक्निकल कारण बताकर रद्द कर दिया गया। परीक्षा रद्द होने से छात्र परेशान होने लगे। परेशान छात्रों ने बातें निकालना शुरू किया। धीरे धीरे फिर एक नाम निकलकर पर से पवन गंगा बाहर आता है। वो कहता है कि 24 से लेकर 26 के बीच के सभी एग्जाम कैंसिल, सभी एग्जाम रद्द। अब जब छात्रों को जो इतनी दूर से चल करके यहां पहुंच रहे हैं, उन्हें यह बात पता चली कि साहब हम पढ़ाई करके आए, हमारी परीक्षा ही रद्द हो गई
और वो सरकार के द्वारा अनाउंस नहीं हुई है, एग्जाम सेंटर कर दे रहा है। एग्जाम सेंटर कर रहा है तो फिर ये एग्जाम सेंटर को अथॉरिटी किसने दी? उसने कहा साहब मेरे तो कंप्यूटर नहीं चल रहे, मैं एग्जाम को रद्द कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं करवा सकता। तो भाई आपने ये परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी जब ली थी, उस समय आप क्या सो रहे थे कि आपको ये सब चीजें चेक करनी चाहिए थी? आपने चेक नहीं की। छात्र सैकड़ों की संख्या में परेशान सेंटर्स पर होते रहे। एक एग्जाम देने से पहले की जो चुनौतियां हैं, अगर आपने कभी कोई परीक्षा लिखी होगी तो आपको यह एहसास होगा कि एग्जाम देना जाने तक भी एक छात्र ना जाने कितनी लंबी जर्नी करता है, मानसिक जर्नी। मैं ट्रेन और बस में बैठकर जाने की यात्रा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी प्रॉपर एक जर्नी की, क्लासरूम में बैठकर पढ़ना, रूम में बैठकर पढ़ना, घर वालों के ताने, पड़ोसियों के ताने, इतनी अपेक्षाएं, परिवारजनों की अपेक्षाएं, ना जाने ये बेरोजगारी में वो कुछ कर पाएगा या नहीं, उन सबसे गुजरता हुआ जब छात्र किसी सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचता है और उसका सामना एक सरकारी लापरवाही से होता है। अब मैं सरकारी लापरवाही क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये एग्जाम कंडक्ट करवाना, छात्र ने स्कूल का फीस भरा होता है, एग्जाम का फीस भरा होता है, एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जिनकी है वो कम से कम उस बच्चे की सब तैयारियों का सही से जायजा तो कर लें। आप जायजा के नाम पर उस बच्चे को इतना दूर से जो चल के आया है उसे एग्जाम सेंटर पर सही से एंट्री नहीं दे रहे हैं। जिन एग्जाम सेंटर्स में वो बैठ रहा है वहां कंप्यूटर काम नहीं कर रहे। विद्यार्थियों के द्वारा अपने द्वारा वीडियोस बनाए गए, अपने द्वारा सारी की सारी ये चीजें निकाल कर दी गई कि साहब हमारे साथ ये असुविधाएं हो रही हैं। छात्रों के द्वारा असुविधाएं, छात्रों की परेशानियों से सब लोग परेशान होने लगे और परेशानी में छात्रों के समर्थन में शिक्षक उतर कर आए कि आप ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, इतना एग्जाम आप लोग दूर दूर जाके सेंटर पर दे रहे हैं, परेशानियों से आपका वास्ता पड़ रहा है, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए। चूंकि आप परेशान हैं, क्योंकि शिक्षकों जो छात्र हैं उनकी सबसे पहली उम्मीद शिक्षक से होती है कि साहब आप हमारी इस बात के लिए हमारी बात उठाइए, आप इस विषय को हमारे किसी ना किसी मंच पर बता दीजिए कि हमारे साथ असुविधा हो रही है। क्योंकि उसने अभी दुनिया नहीं देखी है, वो तो केवल अपना स्ट्रगल देख रहा है। बमुश्किल वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचा है ताकि बस खूबसूरती से अपना एग्जाम लिख करके अपना भविष्य बना ले। ऐसे में शिक्षकों से बच्चों की जो अपेक्षाएं हैं उससे प्रेरित होकर के शिक्षकों ने अपने स्तर पर यह तय किया कि चलिए हम लोग खुद जाकर सरकार को बताते हैं कि बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है। ये मान सकते हैं कि सरकार को बहुत सारी चुनौतियां हैं। 140 करोड़ की आबादी में सरकार को अगली बार चुनाव भी लड़ना होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचानी है, ना जाने कितने लोग अपेक्षा कर कर उनसे बैठे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। लेकिन सरकार, आप सरकार में आए भी इसीलिए थे कि आप हमसे उम्मीदें रखिए। छात्रों से कहा कि आप हमसे उम्मीदें रखिए, हम सबसे कहा, रोजगार वालों से कहा, सब लोगों से कहा कि आप हमसे उम्मीदें रखिए ना भाई, तभी तो आपको हमने सरकार में पहुंचाया। जब आपसे उम्मीदें रखी गई, छात्रों ने शिक्षकों से कहा कि आप जाइए, क्योंकि आप हमारी बातें पहुंचा सकते हैं और आपके नेतृत्व में जब बातें होंगी तो कोई असुविधा नहीं होगी। शिक्षक आज पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है, जो मैंने शुरुआत में तस्वीरों में दिखाया। एक छात्र का वीडियो और बाहर आया जिसमें वो बच्चा कह रहा है कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अंडमान में सेंटर दे दिया गया। तो ऐसे में छात्रों ने अपने स्तर पर मांग उठाना शुरू किया। कहा कि भाई कहीं माउस नहीं चल रहा है, कहीं इन्विजिलेटर अपनी ही मस्ती में व्यस्त हो रहे हैं, सर्वर क्रैश हो जा रहा है, 500,000 किलोमीटर दूर परीक्षाएं हो रही हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, तो पेपर लीक क्यों ना हो, ये तमाम बातें बनती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने मांग उठाना शुरू किया कि साहब एसएससी वालों कम से कम अपनी चीजों को तो सुधार लो। अब छात्रों के साथ साथ छात्र जो हैं वो इस विषय तक भी पहुंच गए कि ये सारी परेशानियां आ क्यों रही हैं। ये बिल्कुल देखिए, आज इंटेलिजेंट युग है, वो ये समझता है कि परेशानियां हैं तो परेशानी की जड़ तक पहुंचते हैं। बच्चे खुद परेशानियों की जड़ तक पहुंचे, शिक्षकों ने उनका साथ दिया, मार्गदर्शन दिया, उन तक पहुंचे तो यह जानकारी मिली कि इस बार जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है वो टीसीएस नहीं है। अब आप पूछेंगे टीसीएस तो एक प्राइवेट संस्था है, बिल्कुल, लेकिन यह लंबे समय से बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा रही है। इस बार टीसीएस की जगह एडुकिटी नाम की एक और संस्था को काम दे दिया गया, क्योंकि सरकार जब एग्जाम कराती है तो ऑनलाइन लेवल पर एग्जाम कराना सरकार के लिए मुश्किल होता है, तो वो आउटसोर्स कर देती है कामों को। आउटसोर्स करने पर टीसीएस नाम की जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, वो पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी, बड़ा फेयर तरीके से एग्जाम कराने का प्रयास करती थी। लेकिन इस बार एडुकिटी नाम की संस्था को यह टास्क दे दिया कि आप एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए। अच्छा साहब, अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि एडुकिटी इस परीक्षा को सस्ते दाम पर करा रही थी। आप पूछेंगे अच्छा इसमें भी दिक्कत है, सरकार अगर सस्ते में करा ले तो दिक्कत, महंगे में करा ले तो दिक्कत। अब दिक्कत क्या है वो सुनिए। असल मायने में क्या है, आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इसके लिए सरकार के सामने आपको आवेदन देना पड़ता है कि साहब हम एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब हम एग्जाम कराना चाहते हैं, तो आप हमें इस काम को करने की इजाजत दें।
इसके लिए सरकार ने एक मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। इसके आधार पर बिडर्स को, यानी कि आपको लगता है कि टीसीएस की तरह आप काम कर सकते हैं तो आप जाके खड़े हो जाइए। तो एडविकिटी नाम की संस्था टीसीएस के सामने जाकर खड़ी हुई और उसने कहा कि मैं ये सारे एग्जाम 273 करोड़ रुपए लेकर करा दूंगा। वहीं टीसीएस ने कहा कि वो 450 करोड़ रुपए लेकर के ये काम करवाएगा। ये आपके सामने वो बिडिंग के कागज हैं जो 273 वर्सेस 487 वर्सेस 462 तीन संस्थाएं निकलकर आई। एडिक्विटी ने लगभग आधे दाम मांगे। सरकार ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आधे में ही काम कर रहे हो तो तुम हमारी उन शर्तों पर, क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, मतलब क्वालिटी भी देखेंगे, कीमत भी देखेंगे और उस आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। तो एडिक्विटी को सेलेक्ट कर लिया गया 273 करोड़ के लिए। अब ये क्यूएसबीएस मॉडल क्या है? असल मायने में जब भी किसी तरह से सरकार को टेंडरिंग करनी होती है तो कुछ ऑप्शंस लिए जाते हैं, जैसे क्यूएसबीएस मॉडल है, क्यूबीएस मॉडल है, एलसीएस मॉडल है, एफबीएस मॉडल है। ये तमाम वो मॉडल्स हैं जिनके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, माफी चाह रहा हूं, बिडिंग करवाई जाती है। उसमें कहीं पर कॉस्ट देखी जाती है, कहीं पर क्वालिटी देखी जाती है। क्यूबीएस मॉडल के अंदर क्वालिटी को फोकस किया जाता है, लेकिन चूंकि यहां पे क्यूसीबीएस मॉडल था, कॉस्ट भी देखनी थी, तो एडिक्विटी को ले लिया। तो बोले सर इसमें तो कोई गलती नहीं करी। गलती क्या हुई अब वो सुनिए। असल मायने में एडिक्विटी जो है ना, ये पहले भी विवादों में रह चुकी है। एडिक्विटी 2020 के अंदर तो बार ही कर दी गई थी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में इसकी वजह से धांधली पाई गई थी। धांधली पाई गई थी, टेक्निकल फेलियर पाए गए थे, लॉजिस्टिक मिसमैनेजमेंट पाया गया था और यह तक माना गया था कि यह सस्पेक्टेड पेपर लीक से भी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी और कई स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में इसके साथ नाम जुड़ा कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया हो, लास्ट मिनट पर कैंसिल मार दिया हो, मास मिसकम्युनिकेशन कैंडिडेट के साथ हुआ हो। इन सब के लिए एडुकेटी की चर्चा रही। ट्विटर का जो ग्रॉक है उससे जब ये जानकारी मानी गई, हालांकि मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन ग्रॉक ने भी सर्च करके ये कहा कि 4 प्रमुख परीक्षाओं में इसका नाम जुड़कर आया है, एडिक्विटी का नाम, कि ये परीक्षाओं में धांधली रही या फिर मिसमैनेजमेंट रहा। अब ऐसी संस्था जिसके बारे में दुनिया भर के बच्चों को पता है कि ये गलती कर रही है, उसे सिलेक्शन करने वाले क्यूसीबीएस मॉडल के तहत नहीं पहचान पा रहे कि इसकी क्वालिटी पुअर है, तो केवल कॉस्ट पर जाने का फिर से दिमाग में टेंशन ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आधे दामों में कराकर असल में पैसा कहीं और से कमा रहा हो। और से कहां? पेपर लीक करके पैसा कमाता हो, पेपर बेच करके, सेंटर बेच करके। कुछ ऐसा तो नहीं है कि सस्ते दामों पर लेकर के इसका कुछ और दुरुपयोग कर लिया जाए और इस तरह से एक और ही नेक्सस यहां पर पनप रहा हो। छात्रों ने डिमांड करी कि पहले तो इसका रद्द करो मामला, क्योंकि इसी के चलते मिसमैनेजमेंट उतर रहा है। चूंकि इसने एग्जाम सेंटर्स को उठा उठाकर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक फेंक दिया है, ऐसे में एग्जाम सेंटर्स की दूरी हो, परीक्षा सेंटर पर हो रही परेशानियां हो, ना ही जहां पर जा रहे हैं वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थी। इसी के चलते छात्रों ने मांग रखी एसएससी से कि पहले तो एडुकेटी को आप बैन करिए, एग्जाम कैलेंडर बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पर बनाइए, अलग अलग दिन परीक्षा कराते हो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, एग्जाम को लेकर के एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से पेपर बनाइए, कुछ भी मत उठा लीजिए। अभ्यर्थियों की नियुक्ति भर्ती परीक्षा आने से पहले हो जानी चाहिए। यह नहीं पता चल रहा है कि नौकरी हो, सिलेक्शन तो पा गए, अब रोजगार आपको पता नहीं कब मिलेगा। वेटिंग लिस्ट हर परीक्षा की जारी हो। छात्रों ने अपनी तरीके से प्रॉपर एक डिमांड रखी, टीचरों ने उसे कंपाइल किया और डिमांड रखनी, और इन्हीं के चलते आज वो एकत्रित हुए थे। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने है। कुल मिलाकर जब हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर जब यह कह रहे हो कि भारत को ग्रेट बनना होगा, तो साहब आप केवल बयानों से ग्रेट नहीं बन सकते। आपको देश के अंदर जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, आपको उनके हितों का ख्याल रखते हुए चलना होगा, क्योंकि ईंट ईंट से ही महल खड़ा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सब चीजें हमें जानते हुए राष्ट्र निर्माण करना होगा। मेरी सरकार से और सरकार के जितने भी हित धारक हैं उन सबसे गुजारिश है कि ऐसा दुर्व्यवहार शिक्षकों के साथ सदा ही अनुचित है और अनुचित रहा है। नंबर दूसरा, कृपया करके छात्रों के भविष्य के साथ फिर से ऐसी लापरवाही ना हो। सरकार इस सुचिता की तरफ पूर्णता से ध्यान दे। हम सभी शिक्षकों की आप सबसे यही गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी शिक्षक इस पूरे कार्य में हैं, मैं आप सबके साथ वहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाया, लेकिन आपके साथ यहां पर प्रेजेंट होकर आपकी बातें जो छात्रों से संबंधित रही हैं, मैं अपने मंच से अगर कहीं तक पहुंचा सकता हूं तो मुझे आप इसका अपना सहयोगी मान करके मुझे यह अवसर अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।